सोचिए, एक ऐसी सुबह जब पूरी दुनिया की सांसें अचानक थम जाएं और आसमान से गिरते बमों की गड़गड़ाहट से एक पूरा देश कांप उठे। 28 फरवरी 2026 की उस सुबह को तेहरान में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन किया जिसने मिडिल ईस्ट के सबसे खूंखार और ताकतवर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। आसमान से एक साथ 30 बम गिरे और 36 साल का पुराना राज एक झटके में खाक हो गया। आखिर सुपर पावर अमेरिका को इतनी बड़ी मिलिट्री एक्शन क्यों लेनी पड़ी, और पर्दे के पीछे की वह खौफनाक कॉन्स्पिरेसी क्या थी जिसने दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह सस्पेंसफुल कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस खौफनाक कहानी की असली शुरुआत 28 फरवरी 2026 को नहीं, बल्कि उससे कई महीने पहले जून 2025 में हुई थी। मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा से एक सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह रही है, लेकिन 13 जून 2025 को यह ज्वालामुखी भयानक रूप से फट पड़ा। इजराइल ने एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक लॉन्च किया, जिसका मेन टारगेट ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री साइट्स थे। इजराइल को बहुत पहले से यह डर सता रहा था कि ईरान जल्द ही न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, जो उनके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। यह कोई छोटी मोटी बॉर्डर की झड़प नहीं थी, बल्कि एक फुल स्केल वॉर थी, जिसे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने 12 डे वॉर का नाम दिया था। इस 12 दिन की भयंकर जंग में इजराइल ने करीब 360 डेडली अटैक्स किए और ईरान के 27 प्रोविंसेस को अपना निशाना बनाया। तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, उस पर सबसे ज्यादा कहर बरपा और वहां के 22 में से 17 डिस्ट्रिक्ट्स पर बमबारी की गई। ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने भी तुरंत पलटवार किया और इजराइल के शहरों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि 22 जून 2025 को सुपर पावर अमेरिका को भी इस खूनी जंग में कूदना पड़ा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सबसे सुरक्षित और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स जैसे फोर्डो, नटांस और इस्फहान पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराने का ऑर्डर दे दिया। कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, और अमेरिका के सीधे दखल ने ईरान की सेना को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। 24 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के भारी दबाव के बाद एक सीज फायर का ऐलान किया गया और यह 12 दिन की जंग कुछ समय के लिए शांत हुई। इस जंग ने ईरान की मिलिट्री पावर की कमर तोड़कर रख दी थी। उनका एयर डिफेंस सिस्टम लगभग तबाह हो चुका था और न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऐसा नुकसान पहुंचा था जिसकी भरपाई करना नामुमकिन लग रहा था। इजराइल के हमलों में ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स मारे गए, जिनमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के हेड हुसैन सलामी और आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मोहम्मद बघेरी शामिल थे। इजराइल के इंटेलिजेंस एस्टिमेट्स के मुताबिक ईरान के पास जंग शुरू होने से पहले लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, लेकिन इस युद्ध में 500 मिसाइल्स फायर किए गए और करीब 1000 मिसाइल्स को इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक्स में जमीन पर ही नष्ट कर दिया। इस जंग में 610 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे गए, जबकि इजराइल में 28 लोगों की जान गई। लेकिन यह शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। असल तबाही तो अब ईरान के अंदर शुरू होने वाली थी। जंग के बाद ईरान की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। अक्टूबर 2025 आते आते ईरान का एक बहुत बड़ा और मशहूर बैंक अयानदे बैंक पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। यह बैंक रजीम के एलीट्स और बड़े राजनेताओं द्वारा चलाया जाता था और इसके डूबने से ईरान की करेंसी रायल औंधे मुंह जमीन पर आ गिरी। सरकार ने बैंक के कर्ज को चुकाने के लिए अंधाधुंध नए नोट छापने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई आसमान छूने लगी। आम इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी पहाड़ तोड़ने जैसा हो गया। आग में घी डालने का काम रिजीम के भ्रष्टाचार और तानाशाही ने किया। जब अवाम भूखी मरती है तो बगावत जन्म लेती है, और ईरान की सड़कों पर भी यही खौफनाक मंजर देखने को मिलने वाला था। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते तक ईरान के हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के बाजारों में दुकानदारों ने करेंसी की गिरती कीमत के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी और सड़कों पर उतर आए।
रायल की कीमत गिरकर $1 के मुकाबले 1,01,20,000 रायल्स तक पहुंच गई थी, जो कि एक रिकॉर्ड लो था। यह चिंगारी कुछ ही दिनों में पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। 187 से ज्यादा शहरों और सभी 31 प्रोविंसेस में लोग फ्रीडम के नारे लगा रहे थे और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की दुआ कर रहे थे। यह 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद का सबसे बड़ा और खतरनाक जनसैलाब था। लेकिन अली खामेनेई की सरकार ने इस जनसैलाब को कुचलने के लिए जो खौफनाक रास्ता अपनाया, उसने पूरी दुनिया की रूह कंपा दी। 3 जनवरी 2026 को खामेनेई ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इन दंगाइयों को उनकी असली जगह दिखानी होगी। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आम जनता पर गोलियां चलाने का ग्रीन सिग्नल था। जनवरी 2026 के शुरुआती हफ्तों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने निहत्थे सिविलियंस पर शॉर्ट गन और लाइव एम्यूनिशन का बेतहाशा इस्तेमाल किया। छतों पर बैठे स्नाइपर्स ने सीधे लोगों के सिर पर गोलियां दागी। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान यानी एचराना की रिपोर्ट द क्रिम्सन विंटर के मुताबिक 7,007 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, जिनमें 236 मासूम बच्चे शामिल थे। लेकिन असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। एक डॉक्टर यासर रहमानी राड ने खुलासा किया कि उनके नेटवर्क के हिसाब से 30,000 से ज्यादा इनोसेंट सिविलियंस मारे जा चुके थे। दुनिया इस जुल्म को देख न सके, इसलिए 8 जनवरी 2026 को ईरान सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया। देश एक खुली जेल बन चुका था जहां खून की नदियां बह रही थीं। अमेरिका और इजराइल इस पूरे खूनी खेल को अपने सैटेलाइट्स और खुफिया स्पाइस के जरिए बहुत करीब से देख रहे थे। CIA ने अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत तेज कर दी थी। उनका मकसद अब सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना नहीं था, बल्कि इस जालिम रिजीम का हमेशा के लिए जड़ से खात्मा करना था। इसी बीच अली खामेनेई ने 17 फरवरी 2026 को तबरीज अपराइजिंग की सालगिरह पर अपना आखिरी पब्लिक स्पीच दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी भाषण होगा। उन्होंने अमेरिका को एक क्रम्बलिंग एम्पायर यानी ढहता हुआ साम्राज्य कहा और डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिका की आधी से ज्यादा आबादी अपने ही प्रेसिडेंट को पसंद नहीं करती। खामेनेई ने बहुत ही गुरूर में कहा था कि अमेरिका उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान की मौत आती है तो उसकी अक्ल काम करना बंद कर देती है। खामेनेई अपनी ही कब्र खोद चुके थे और अमेरिका ने उनके इस गुरूर को मिट्टी में मिलाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया था। फरवरी 2026 में जिनेवा में न्यूक्लियर टॉक्स का एक नया दौर शुरू हुआ था। ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के डिप्लोमेटिक चैनल्स बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। 27 फरवरी 2026 को खबर आई कि ईरान अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स कम करने को तैयार है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की एक खुफिया रिपोर्ट ने इस बातचीत पर पानी फेर दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईरान ने एक ऐसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में हाईली एनरिकेड यूरेनियम छुपाकर रखा है जिस पर 2025 के हमलों का कोई असर नहीं हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को यह चालबाजी समझ आ गई थी और उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल करने में वो 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी ट्रंप पर लगातार दबाव बना रहे थे कि अब बात करने का वक्त खत्म हो चुका है और सीधा एक्शन लेने का समय आ गया है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ट्रंप को चेतावनी दी थी कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इसका इलाज बहुत जरूरी है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी मिलिट्री कंस्पिरेसी रची जा रही थी जिसका कोड नेम अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा था और इजराइल ने इसे रोअरिंग लायन का नाम दिया था। CIA ने कई महीनों से खामेनेई के डेली मूवमेंट्स को ट्रैक किया था। खामेनेई बहुत सतर्क इंसान थे और ज्यादातर समय अपने अंडरग्राउंड बंकर में छिपकर काम करते थे। उनका बंकर जमीन के इतने नीचे था कि वहां तक पहुंचने में एलिवेटर से पूरे 5 मिनट लगते थे, लेकिन मौत कब और कहां से आएगी यह कोई नहीं जानता। 28 फरवरी 2026 की उस मनहूस सुबह के लिए फाइटर जेट्स तैयार किए जा रहे थे। टारगेट पूरी तरह से लॉक हो चुका था और मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया था। 28 फरवरी 2026 का सूरज ईरान के लिए एक कयामत लेकर आया। सुबह के ठीक 8:10 पर इजराइल के फाइटर जेट्स और अमेरिका के घातक ड्रोन ने ईरान के एयरस्पेस में एंट्री ली।
यह एक मैसिव और वाइडली बोल्ड डे टाइम अटैक था जिसका मकसद सीधा और साफ था। टारगेट तेहरान, इस्फहान, कोम, कर्ज और करमनशाह जैसे बड़े शहर थे, लेकिन सबसे बड़ा और अहम निशाना तेहरान के बीचों बीच मौजूद खामेनेई का पर्सनल कंपाउंड था। उस वक्त खामेनेई अपने सीनियर कमांडर्स और करीबियों के साथ एक बेहद गुप्त मीटिंग कर रहे थे। उन्हें भनक तक नहीं थी कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। अचानक आसमान चीरते हुए इजरायली फाइटर जेट्स ने कंपाउंड पर एक साथ 30 बम गिराए। धमाका इतना भयानक था कि पूरा इलाका दहल उठा। आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया और सैटेलाइट इमेजेस में साफ देखा जा सकता था कि पूरा कंपाउंड मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। इस खौफनाक हमले में 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मौके पर ही मारे गए। उनके साथ उनकी बेटी, दामाद, पोता और बहू भी इस हमले का शिकार हुए। यही नहीं, ईरान के टॉप कमांडर्स जैसे अली शमखानी, जो कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे, और IRGC के हेड मोहम्मद पाकपोर भी इस ऑपरेशन में मारे गए। एक ही झटके में अमेरिका और इजरायल ने ईरान की पूरी लीडरशिप का खात्मा कर दिया था। हमले के तुरंत बाद पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। इनिशियली ईरान की स्टेट मीडिया ने इस खबर को दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश की और कहा कि खामेनेई सुरक्षित हैं और उन्हें एक सिक्योर लोकेशन पर ले जाया गया है, लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक 8 मिनट का वीडियो एड्रेस पोस्ट किया। ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताया कि उन्होंने ईरान में मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं और खामेनेई मारा गया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि खामेनेई इतिहास के सबसे बुरे इंसानों में से एक था और अब ईरान की जनता के पास अपनी हुकूमत वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। ट्रंप ने ईरान की जनता से अपील करते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अपनी किस्मत अपने हाथों में लेने का वक्त आ गया है। खामेनेई की मौत की खबर फैलते ही ईरान के अंदर का नजारा किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी जैसा हो गया। एक तरफ रिजीम के कट्टर समर्थक एंगेलब स्क्वायर पर मातम मना रहे थे और छाती पीट पीट कर रो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जिन परिवारों ने प्रोटेस्ट्स में अपने बच्चों को खोया था, वो खुशी से सड़कों पर उतर आए। तेहरान, करज और शिराज जैसे शहरों में लोग अपनी कारों के हॉर्न बजा रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे और डांस कर रहे थे। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 36 साल का तानाशाही राज खत्म हो गया है। लेकिन यह जश्न ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि आसमान से बम अभी भी गिर रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच मिनाब शहर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मिनाब में स्थित शाजर तैयबे लड़कियों के एक एलिमेंट्री स्कूल पर इजरायल की एक मिसाइल गिर गई। यह स्कूल IRGC के एक नेवी बेस के बिल्कुल करीब था, जो असल में स्ट्राइक का टारगेट था। इस खौफनाक एयर स्ट्राइक में 165 मासूम बच्चियां मारी गईं और 95 से ज्यादा घायल हो गईं। मलबे के नीचे दबी किताबों और लहूलुहान खिलौनों ने पूरी दुनिया को रुला दिया। अस्पताल के मुर्दा घर पूरी तरह से फुल हो गए और लाशों को रखने के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। उधर तेहरान में बिना लीडर के रिजीम पूरी तरह से बिखरने की कगार पर था। पावर वैक्यूम को भरने के लिए आनन फानन में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 के तहत एक इंटरिम लीडरशिप काउंसिल का गठन किया गया। इस काउंसिल में राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, जुडिशरी चीफ गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई और गार्डियन काउंसिल के मेंबर अयातुल्लाह अली रेजा अराफी को शामिल किया गया। पेजेशकियन ने तुरंत स्टेट टेलीविजन पर आकर ऐलान किया कि दुश्मन को इस गुस्ताखी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ईरान की फौजें बदला लेने के लिए तैयार हैं। इंटरनेट अभी भी बंद था और दुनिया से ईरान का संपर्क पूरी तरह से कट चुका था। किसी को नहीं पता था कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन एक बात तय थी कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। खामेनेई की मौत से बौखलाए ईरान ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 के तहत अपनी पूरी मिलिट्री ताकत झोंक दी। 1 मार्च 2026 की सुबह ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुइसाइड ड्रोन्स लॉन्च किए। इस बार उनका निशाना सिर्फ इजरायल नहीं था, बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के हर मिलिट्री बेस को तबाह करने का हुक्म दिया गया था। इजरायल के तेल अवीव और हाइफा शहरों पर मिसाइलों की बारिश होने लगी। सायरन की डरावनी आवाजें लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही थीं। बेट शेमेश में एक मिसाइल सीधे रिहायशी इलाके में गिरी, जिसमें 8 इनोसेंट सिविलियंस मारे गए और 20 घायल हो गए। इसके अलावा ईरान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भयानक हमले किए।
लेकिन सबसे बड़ा भूचाल तो ग्लोबल इकोनॉमी में आने वाला था। ईरान के IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। टैंकरों को धमकियां दी गईं और कुछ जहाजों पर हमले भी हुए, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा टैंकर्स खुले समंदर में फंस गए। इसका असर यह हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 को पार कर गया और बार्कलेस जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने चेतावनी दी कि अगर यह जंग नहीं रुकी तो कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। महंगाई का यह बम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की ताकत रखता था। शेयर बाजार क्रैश होने लगे और इन्वेस्टर अपना पैसा निकालने लगे। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि खामेनेई को मारकर वो ईरान को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने अनजाने में एक ऐसे शैतान को जगा दिया था जो पूरे मिडिल ईस्ट को श्मशान बनाने पर तुला था। इस भयंकर युद्ध की गूंज सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देशों में हलचल मच गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे एक सिनिकल मर्डर करार दिया। पुतिन ने कहा कि खामेनेई एक बहुत बड़े स्टेट्समैन थे और यह इंटरनेशनल लॉ का सीधा उल्लंघन है। चीन ने भी अमेरिका और इजराइल के इस कदम को ईरान की सॉवरेंटी पर हमला बताया और तुरंत मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने की मांग की। नॉर्थ कोरिया ने तो अमेरिका की हरकतों को गैंगस्टर जैसा बर्ताव कह डाला। इन सब के बीच भारत ने एक बहुत ही कूटनीतिक और बैलेंस वाला रुख अपनाया। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई। भारत सरकार ने सभी पक्षों से संयम बरतने और डिप्लोमेसी के जरिए मामला सुलझाने की अपील की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने तुरंत एक्शन लेते हुए ईरान, इजराइल, UAE, कतर और बहरीन के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की, ताकि वहां मौजूद लाखों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह भारत के लिए एक बहुत ही नाजुक स्थिति थी, क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों के साथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इजराइल में करीब 40,000 भारतीय रहते हैं और ईरान में भी 6,000 से 10,000 भारतीय काम करते हैं। इस बीच ईरान के समर्थकों ने पूरी दुनिया में हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। पाकिस्तान के कराची शहर में हालात बेकाबू हो गए जब शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिस पोस्ट जला दिए और गाड़ियां फूंक दी। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग में 22 प्रदर्शनकारी मारे गए और 120 से ज्यादा घायल हो गए। भारत के कई राज्यों जैसे दिल्ली, कश्मीर और उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने खामेनेई की मौत पर कैंडल मार्च निकाले और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। इराक में अमेरिकी एम्बेसी को घेरने की कोशिश की गई और ग्रीस में भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। आज ईरान एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका की डेडली मिलिट्री माइट है जो रिजीम चेंज चाहती है, दूसरी तरफ ईरान की कट्टर हुकूमत है जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। खामेनेई की मौत ने एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा कर दिया है। क्या इंटरिम काउंसिल ईरान को इस आग से बाहर निकाल पाएगी? क्या अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहेगा और यह युद्ध एक वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा? यह एक ऐसा सस्पेंस है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी सच्चाई ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की। अगर आपको हमारी मेहनत और रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।